हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूं शाइन सर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस बुक का। नाम है चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चैप्टर है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब होता है कि खेती में जो हम लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो फसलें उगाते हैं वो कैसे उगाई जाती हैं और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर पहेली और बूझो, ये दो एक कैरेक्टर्स बनाए गए हैं जो आपको ये पूरी साइंस की बुक को पढ़ाने के लिए यूज़ किए गए हैं ये दोनों। तो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के घर गए हैं कब? समर वेकेशन में। उनके अंकल जो है एक फार्मर हैं, वो एक किसान है। एंड वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल, प्लॉ एट्सेट्रा इन द फील्ड। तो वो जब खेत में जाते हैं फील्ड के अंदर, उनको ये सब सामान वहाँ पर पड़ा हुआ मिलता है। खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो एट्सेट्रा ये फील्ड में पड़ा हुआ मिलता है। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? अब आपको अगर रिकॉल करने की बात की जाए, पिछले चैप्टर्स जो हम लोग 7 तक पढ़ के आए हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, बहुत ही एक कॉमन प्रोसेस है जिसका नाम आपको याद होगा, मैं भी याद करवाता हूँ। जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ दैट? वेल, आई थिंक सो कि आपको ये याद ही होगा। तो वो प्रोसेस था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं। अब प्लांट्स ही ऐसे जीव हैं, कह सकते हैं हम, प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स जो हैं वही सिर्फ अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी ह्यूमन ले लो, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारी मम्मी खाना बनाती है। तो मम्मी जो खाना बनाती है वो खाना पकाती है, वो खाना बनाती नहीं है। दैट इज़ खाना पकाना। पकाने का अर्थ क्या हुआ कि आप सब्जी लेकर आए और सब्जी को काट के आपने पका लिया। लेकिन एक्चुअल में जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तभी तो वो हम जब पेड़ पौधों से उगी हुई चीज़ें यानी कि जो फसलें खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर ये है फ्लो ऑफ एनर्जी की। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि हमें खाना क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड फूड? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. तो हमें खाना चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हमारी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं, जो बॉडी हमारी, जैसे कि आप गाड़ी है, आपके पास कार है, तो कार के अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा? पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसके टायर्स के अंदर हवा डालनी पड़ेगी, उसके रेडिएटर के अंदर पानी डालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये करना क्यों ज़रूरी है? तो भाई अगर आपको गाड़ी चलानी है, अगर आप गाड़ी को ठंडा रखना है, आपको उसके जो गाड़ी का इंजन है वो ज़्यादा गर्म ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडिएटर के अंदर पानी डालना पड़ेगा। उसकी गाड़ी की माइलेज अच्छी रहे और वो बहुत स्मूथली चले, इसके लिए हमें उसके टायरों के अंदर हवा प्रॉपर डालनी पड़ेगी। और गाड़ी स्टार्ट होकर उसका इंजन चल सके, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, इसके लिए हमें गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा। तो ये सब काम हमने क्यों किए? ताकि हम गाड़ी को चला सकें। तो वैसे ही हमारा जो बॉडी है उसके चलने के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें खाना चाहिए। तो खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है अलग अलग काम करने के लिए। भले वो बॉडी के अंदर के प्रोसेस हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रीशन, या फिर वो बाहरी काम है जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इन सब काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो हमें फूड के द्वारा मिलती है। आगे है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब अगर हमें फूड, चलिए एक दो लोगों के लिए अलग बात है, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना है हमको, जैसे कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं
और लगभग भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद। तो इतने सारे लोगों को खाना अगर हमें देना है प्रॉपरली, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए खाने का, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपरली होना चाहिए, तब ही हम सब लोगों का पेट भर पाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि खेती बाड़ी के तरीके, कि किस तरीके से खेती की जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है इस बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या बताया गया है? टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो अब बात करें बहुत पुराने समय की, तो हम लोग कैसी लाइफ जीते थे? नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या होता है? नोमैडिक मतलब होता है बंजारों का जीवन। बंजारों का जीवन मतलब कि हमारा एक घर नहीं होता था। जैसे कि आप अभी एक घर में बैठे हो, आपका एक ठिकाना है जहाँ पर आप रोज़ शाम को आके आपके फादर मदर, जहाँ आप लोग कहीं भी चले जाओ, पूरे देश में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपको वापस अपने घर पे आना है, यानी कि आपका एक ठिकाना है, ये आपका एड्रेस है कि आपको यहाँ पे आना है। तो पुराने समय में हमारे पास ऐसा भी कोई ठिकाना नहीं था। हम लोग क्या करते थे? वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब जगह जगह भटकते थे। क्या करने के लिए भटकते थे? खाने और रहने की जगह, फूड एंड शेल्टर की तलाश के अंदर हम भटकते रहते थे। और हम खाते क्या थे? हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे कच्चे, क्योंकि उस समय हम खाना पकाना नहीं जानते थे, आग की खोज नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे हमने एनिमल्स को हंट करना, एनिमल्स का शिकार करना शुरू किया और हमने इस प्रकार से अपना मतलब जीवन बिताया। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने कल्टीवेट करना शुरू किया, यानी कि ज़मीन को जोतना और जोत कर उस पर फसलें उगाना शुरू किया। सबसे पहले हमने राइस, वीट और कुछ अदर फूड क्रॉप्स जो थी, ऐसी हमने चीज़ें लगाना शुरू किया और इस प्रकार से खेती की शुरुआत हुई। यानी कि इस प्रकार से किसकी शुरुआत हुई? एग्रीकल्चर की। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो भी कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं, क्योंकि ये सब आपके डेफिनेशंस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। आप ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर when plants of the same kind, जब एक ही तरह के प्लांट्स आप समझ रहे हैं, यानी कि एक ही तरह के प्लांट्स जो हैं जब वो कल्टीवेट किए जाते हैं, जब उनको उगाया जाता है बड़े स्केल पे मतलब काफ़ी सारी ज़मीन में। अब आप अपने घर के बाहर 2 क्यारियाँ टमाटर की लगा दोगे तो आप बोलोगे कि मैं क्रॉप उगा रहा हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्रॉप का मतलब होता है काफ़ी बड़े खेत के अंदर आप 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ के अंदर अगर आप कोई खेती कर रहे हो तो उस फसल को हम कहेंगे क्रॉप। उस पूरे पौधे जो ग्रुप ऑफ दैट प्लांट्स है उसको हम क्रॉप कहेंगे। तो ये है हमारी क्रॉप की डेफिनेशन। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, देन वी कॉल इट क्रॉप। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर ऑफ व्हीट। तो व्हीट क्रॉप उगाने का मतलब अगर किसी खेत के अंदर बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो व्हीट के लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस खेत के अंदर व्हीट उगाया गया है। व्हीट क्रॉप इज सोन इन दैट एरिया। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. Crops अलग अलग तरह की होती हैं. These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब इन फसलों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं सीज़न के आधार पे कि किस सीज़न में कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत जो है वो बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही बड़ा कंट्री है, हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. तो बड़ा देश होने की वजह से हमारे यहाँ पर टेम्परेचर में फ़र्क आता है जगह जगह पे, ह्यूमिडिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है और रेनफॉल में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सब डिफरेंस जो हमें देखने को मिलते हैं ये रीजन टू रीजन, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर में अभी देखिए, जैसे हम गुजरात की बात करें तो हमारे यहाँ पर रेनी सीज़न है, बारिश हो रही है। और अगर आप इस समय पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम मिलेगा, शायद बर्फ़बारी होती हुई दिखाई दे। अभी आने वाले समय में हमारे यहाँ थोड़ी ठंड होगी लेकिन पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही होगी। वहीं आप साउथ इंडिया में चले जाओगे जो सी के चारों तरफ सी से घिरा हुआ है तीनों तरफ, तो वहाँ पे आपको गर्मी लगेगी। मौसम एक मॉडरेट काइंड ऑफ मौसम, यानी कि मीडियम सा मौसम लगेगा, ना ही बहुत गर्मी ना ही बहुत ठंडी। तो यानी कि इस तरीके से भारत जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर मौसम हमें देखने को मिलते हैं।
There is a rich variety of crops grown in different parts of the country despite this diversity. अब इस डाइवर्सिटी का मतलब होता है ये भिन्नता, यानी कि बहुत डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं भारत के अंदर। इसके बावजूद यहाँ पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स देखने को मिलती है। अब क्रॉप्स जो है इनको दो तरीके से बांटा गया है लगभग। पहले तो अब ये दो पार्ट्स कौन से हैं इसके, हमारे यहाँ पर पहली क्रॉप्स जो होती हैं जिनको कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स, और दूसरी होती हैं रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। आपको याद रखना है, खरीफ क्रॉप्स मतलब जो बारिश के दिनों में उगाई जाती हैं वो फसलें। रेनी सीजन भारत में कब शुरू होता है ये आपको जानकारी होगी, लगभग जून से लेकर सितंबर तक। आप देखिए अभी अगस्त चल रहा है और बारिश जारी है। सितंबर के महीने भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश होती ही है। तो जून से सितंबर का जो महीना रहता है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 4 महीने हमारे यहाँ पर बारिश के रहते हैं। तो जो फसलें इस दौरान उगाई जाती हैं इन क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये कुछ क्रॉप्स का नाम हम ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, दैट इज विंटर सीजन हमारे यहाँ कब शुरू होता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक चलता है। तो ये सीज़न के अंदर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। रबी क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि रबी क्रॉप्स में आती हैं। अब आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको दो शब्द याद रखने हैं। खरीफ मीन्स रेनी सीजन, रबी मीन्स विंटर सीजन। तो यानी खरीफ मतलब जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, रबी मतलब जो ठंड में उगाई जाती हैं। और फिर दो तीन इसके एग्जाम्पल याद कर लेने हैं ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आसानी से याद हो। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पल्सेस और वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ये कब उगाए जाते हैं? समर सीजन में ये उगाए जाते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अब आपने देखा कि पैडी हमने कब ग्रो करने की बात की, पैडी जो है खरीफ क्रॉप यानी कि बारिश के सीजन में, तो इसको विंटर में क्यों नहीं उगाया जा सकता। फिर दूसरा, पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए इसलिए इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो यानी कि पैडी जो है, जो चावल बोलते हैं जिसको, पैडी मीन्स चावल, तो राइस जो है, चावल जो है, उसको गर्मियों में बारिश के सीज़न में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि उसको ज़्यादा पानी चाहिए उगाने के लिए। अगर अब कभी आपने पैडी की खेती होते हुए देखा हो तो आप ध्यान कीजिए, कभी आपने देखा है एक खेत है उसके अंदर पानी रुका हुआ है, यानी कि लगभग लोग जो भी उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके पाँव जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और वो छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो उस पानी के अंदर लगा रहे हैं। अगर आपने ऐसा नोटिस किया हो कभी तो एक्चुअल में ये पैडी की खेती की जा रही है, चावल की खेती की जा रही है। तो चावल जो है उसको पानी के अंदर ही उगाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. अब आपने देखा होगा कि जब किसान खेती के लिए जो खेती करता है किसान, तो उसके लिए एक प्रोसेस रहता है, एक लंबा चौड़ा यानी कि एक सिस्टम रहता है। उस सिस्टम में, उस ऑर्डर में उनको काम करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर अपने घर पे भी पौधे उगाते हो तो उसमें भी हम वही चीज़ करते हैं, यानी कि दोनों के प्रोसेस तो सेम ही है। बस फ़र्क क्या है कि एग्रीकल्चर जो किसान उगा रहा है, वो किसान जो है वो खेत में यानी कि बहुत बड़ी जगह पर फसल उगा रहा है, और हम जो उगा रहे हैं हम अपने घर पे छोटी जगह पर कम स्मॉल स्केल पे उन चीज़ों को उगा रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस तो सेम ही होगा। बस फ़र्क होगा स्केल के ऊपर, यानी कि खेत में खेती की जा रही है वो 8-10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में खेती की जा रही है, और हम अपने घर में लगा रहे हैं 2 गमले, 4 गमले या 6 गमले या 10 गमले। तो खेती करने का तरीका दोनों जगह पर सेम है। अब इसके जो इसी को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जिसके कुछ मेथड्स यहाँ पर बताए गए। जिससे पहला जो रहता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब अच्छी सॉइल को तैयार करते हैं, उसको उसके प्लॉइंग करके उसको सॉफ्ट करते हैं। आपको पता है ना, पहले खुदाई की जाती है, मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, जिसको पहले प्रोसेस को हम प्लॉइंग भी कहते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है
सोइंग। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद उसको सोइंग मतलब उसमें बीज उगाए जाते हैं। तो आप जब गमले में लगाते हो तो गमले में पहले तो मिट्टी लाते हो अच्छी, फिर मिट्टी को सॉफ्ट करते हो और फिर उसके अंदर बीज उगाते हो या पौधा उगाते हो। तीसरा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर या फर्टिलाइज़र यानी कि उसके अंदर आप खाद डालते हो। खाद का मतलब यहाँ पर भले वो नेचुरल फर्टिलाइज़र हो, नेचुरल मैन्योर हो, या फिर फर्टिलाइज़र यानी कि उसके अंदर आप गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हो फर्टिलाइज़र के तौर पे, या फिर आप दूसरा जो कि दुकानों पे हमको मिलता है केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इरिगेशन, फिर उसको पानी दिया जाता है रेगुलरली। फिर क्या किया जाता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स कहा जाता है ऐसे पौधे जो कि फसल में अनचाहे पौधे होते हैं, यानी कि हमने अगर सपोज हमने खेत लगाया है किसका, गेहूं का, तो गेहूं के पौधों के साथ कुछ और पौधे भी उग जाएंगे और वो जो पौधे हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, दे आर कॉल्ड वीड्स, क्योंकि हमने गेहूं की फसल लगाई है और गेहूं ही हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी जो छोटे मोटे पौधे यानी कि घास फूस बोल सकते हैं, अब घास का आप क्या करोगे, तो घास फूस वगैरह है उनको वीड्स कहा जाता है। तो उससे अपनी फसल को बचाना ये भी एक इस प्रोसेस का हिस्सा है। उसके बाद आता है अगला प्रोसेस, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई, फसल को काटना। और अंतिम जो टॉपिक है इसमें, अंतिम जो पार्ट है इसका, वो है स्टोरेज। आपने फसल काट कर क्या किया, स्टोर कर दिया। तो एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें दूसरा प्रोसेस बीज उगाएंगे, तीसरा उसमें खाद डालेंगे, चौथा उसमें पानी डालेंगे, पांचवा उसका वीड्स यानी कि अनचाहे पौधों से उसका बचाव करेंगे। सिक्स्थ पार्ट इज हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद उसको हम स्टोर करेंगे ताकि हम उसको आसानी से लंबे समय तक बचा सकें। तो ये पार्ट्स हैं सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये कौन सा स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इससे क्या किया जाता है, सॉइल को टर्न किया जाता है और उसको लूज किया जाता है। आप जानते हैं, आप वैसे ज़मीन पे जाके खड़े होगे तो बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है, तो उस पर आप कुछ भी नहीं उगा सकते हो। तो क्या किया जाएगा, उसको प्लॉइंग, ट्रैक्टर देखा होगा आपने, ट्रैक्टर के पीछे जो प्लॉ जोड़ के उसको ज़मीन पे चलाया जाता है ताकि मिट्टी जो है सॉफ्ट हो सके। अगर आप गांव में गए हो कभी तो आपको ये भी आइडिया होगा कि किस प्रकार से ये किया जाता है। अब खेत में जब ट्रैक्टर वगैरह चलाया जाता है इससे क्या होता है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब जो सॉइल को सॉफ्ट करने की ज़रूरत क्यों है, ताकि जो पौधों की जो रूट्स हैं वो नीचे तक जा सकें सॉइल के अंदर। अगर हम ऐसे ही ज़मीन ऊपर ही ऊपर फसल लगा देंगे तो जो उसकी जड़ें हैं वो नीचे नहीं जा पाएंगी। तो जड़ें नीचे जा सकें, डीप जा सकें, इसके लिए सॉइल को सॉफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। और ये जो लूज सॉइल है, लूज सॉइल का मतलब जो सॉफ्ट मिट्टी, जो मिट्टी को सॉफ्ट करने का जो कारण क्या है, मिट्टी को सॉफ्ट करने का कारण पहला ये है कि पेड़ों की, पौधों की जड़ें नीचे डीप तक जा सकें। दूसरा, वो आसानी से सांस ले सकें। पौधों को भी तो एयर चाहिए ना, हवा चाहिए, तो वो आसानी से सांस ले सकें। अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी तो वो आसानी से सांस ले पाएंगे, अगर मिट्टी सॉफ्ट नहीं होगी तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। सो वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब लूजनिंग से उसको आसानी होगी सांस लेने में। क्योंकि द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। क्योंकि जो लूजेंड सॉइल है, जो मिट्टी सॉफ्ट की गई है यानी कि प्लॉइंग के बाद, इसमें अर्थवॉर्म्स, आपने देखा होगा ना, अर्थवॉर्म जानते हैं आप, कीड़ा जो रहता है वो, और माइक्रो बैक्टीरियाज जो हैं वो उसके अंदर आसानी से पनप सकेंगे, सॉइल सॉफ्ट होगी तो। एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो हैं ये फार्मर के क्या हैं, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये फिर से सॉइल को और लूज़ करते हैं। आपने देखा ना, जब ये अर्थवॉर्म वगैरह ज़मीन में नीचे जाएंगे तो ये मिट्टी खोद के अंदर जाते रहते हैं, तो इससे सॉइल और ज़्यादा लूज़ हो जाती है, और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और इससे ह्यूमस भी क्रिएट होता है पौधों के लिए। ह्यूमस का मतलब होता है एक तरह की खाद आप बोल सकते हो, जो कि नेचुरली ये प्रोड्यूस करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सॉइल को लूज़ करने का और उसको टर्न करने का यानी कि पलटने का क्या कारण है, क्यों हम ऐसा करते हैं। तो इसके लिए बताया गया है
यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। हमने पढ़ा था कि सॉइल के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फिर उसके अलावा वाटर हमें मिलता है, एयर मिलती है, और उसके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं सॉइल के अंदर। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो पेड़ पौधे होते हैं मरे हुए पेड़ पौधों का मतलब कि जो पौधे सूख जाते हैं, कट जाते हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं जैसे पेड़ों से, वो जो उनकी बात कर रहे हैं हम पत्तों की। उसके अलावा एनिमल्स जो हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, वो धीरे धीरे खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है तो 3-4 दिन बाद वो गायब हो जाता है, उसकी हड्डियाँ बचती हैं, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं किसके द्वारा, सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसके द्वारा ये सब क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इस प्रकार से जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, जो अभी हमने बात की जिन ऑर्गेनिजम्स की, भले वो डेड प्लांट्स हो या फिर डेड एनिमल्स हों, इनके मरने के बाद जो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते थे, जो इन्होंने खाए थे, जो चीज़ें इन्होंने खाई थी, वो सब चीज़ें वापस किस में चली जाती हैं, वो वापस सॉइल में चली जाती हैं। These nutrients are again absorbed by the plants। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स वापस कहाँ चले गए हैं, सॉइल में, और इन न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इनको एब्जॉर्ब करने का प्लांट जो काम है वो प्लांट्स का है। तो प्लांट्स जो हैं किस प्रकार से सॉइल के अंदर मतलब ये काम होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेके बड़े होते हैं। उनके बड़े होने के बाद जब उनकी मौत हो जाती है, भले वो जानवर है या पेड़ पौधे हैं, जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, वो फिर से सड़ जाते हैं, उनको सड़ा दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। किसके द्वारा, सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और वो ऑर्गेनिजम्स उनको फिर से डिकम्पोज करके वो सारा जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन में मिला देते हैं फिर से, और ये फिर से ज़मीन से, सॉइल में से प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाता है। और फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, फिर एनिमल्स मर जाते हैं तो फिर उनकी डेड बॉडीज डिकम्पोज होती हैं, फिर वो सॉइल में मिल जाता है सब कुछ। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। आगे हमारा, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब आप जानते हैं कि कुछ ही सेंटीमीटर जो अपर सॉइल होती है, अपर लेयर होती है, जिसको हम टॉप लेयर बोलते हैं सॉइल की, वही प्लांट को सपोर्ट करती है, प्लांट को ग्रोथ करने में सपोर्ट करती है। और इस प्रकार से जब हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं, यानी कि सॉइल को सॉफ्ट कर देते हैं, तो इससे ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच रहती है, वो ऊपर आ जाती है। और इन न्यूट्रिएंट्स को कौन यूज़ करता है, फिर प्लांट्स। तो प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। तो इस तरीके से सॉइल को टर्न करना और उसको लूज़ करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो ये हमने पढ़ा अभी कि किस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लूजनिंग ऑफ सॉइल। आगे देखते हैं हम अभी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। सॉइल को लूज करना, आपको ये याद रखना है, डेफिनेशन है ये, व्हाट इज टिलिंग और प्लोइंग। तो टिलिंग और प्लोइंग जो है वो एक ही प्रोसेस है, ये दोनों सिमिलर हैं, इनका नाम अलग दिया गया। टिलिंग भी वही चीज़ है और प्लोइंग भी वही चीज़ है। होता क्या है, सॉइल को लूज करना और टर्न करना, मतलब नीचे वाली सॉइल ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी कि पलट देना सॉइल को। टर्निंग एंड लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और वी कॉल इट प्लोइंग ऑल्सो। अब इसको करने के लिए जो चीज़ आती है, जो औजार आता है, जो साधन आता है, वो है प्लो। प्लो मतलब होता है हल। हिंदी में आपने सुना होगा, जब आप छोटे थे तो आप पढ़ते थे ना, अ से अनार, आ से आम और ह से हल होता है इसमें। हल मतलब प्लो। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लोज जो हैं वो लकड़ी के भी बनते हैं और आयरन, लोहे से भी बनते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ड्राई है, सूखी है सॉइल, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सूखी हुई सॉइल है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, वाटरिंग, गीला करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से प्लॉ हो सके। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जब प्लॉइंग की जाती है, यानी कि जब मिट्टी को पलटा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो कभी कभी खेत के अंदर बड़े बड़े सॉइल के क्लम्प्स, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, बोले तो मिट्टी के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े भी ऊपर पड़े रहते हैं। इन टुकड़ों को कहा जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों को क्रम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, क्रम्स। ये भी आपको याद रखना है। ये अब भले
ये भी एक डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो, छोटे आंसर्स में आ सकती है। क्या है ये? द प्लॉड फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। जब प्लॉइंग की जाती है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी, तो समझिए अगर मिट्टी अच्छे से गीली नहीं हुई है तो वहाँ पर सूखी मिट्टी के ढेले, बड़े बड़े टुकड़े वहाँ पर रह सकते हैं, जिनको क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तो लेवलिंग ख़राब कर देंगे ना सॉइल की, इसलिए। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इसके बाद सॉइल को इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ के उसको लेवल किया जाता है। लेवलिंग क्यों ज़रूरी है? लेवलिंग ज़रूरी है सोइंग यानी कि बीज उगाने के लिए, और इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मतलब पानी डालना। तो अगर आप जानते हैं कि फील्ड लेवल नहीं होगी तो क्या होगा? पानी सब जगह पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। जहाँ ढलान है वहीं पे पानी रहेगा और दूसरी जगह पे पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए सोइंग और इरिगेशन के लिए लेवलिंग बहुत ही ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग करने का काम किया जाता है लेवलर की मदद से। ये भी एक मशीन है जो लेवलिंग का काम करती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी सॉइल के अंदर मैन्योर ऐड किया जाता है। मैन्योर मतलब जो गाय भैंसों का गोबर रहता है, जिसको मैन्योर कहा जाता है, यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर, इसको भी ऐड किया जाता है टिलिंग से पहले। यानी कि जब फसल को ज़मीन को प्लॉ किया जा रहा है, यानी कि टिलिंग का काम किया जा रहा है, प्लॉइंग का काम किया जा रहा है, तो सबसे पहले उसमें मैन्योर ऐड किया जाता है। तो मैन्योर से क्या होता है? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। अब आप देखिए ऊपर ऊपर आपने गोबर ऐड कर दिया गाय का, या मैन्योर जिसको बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर जो है। उसके बाद आपने इस ज़मीन को टिलिंग कर दिया, प्लॉइंग कर दिया, यानी कि नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे चलेगी। तो इस तरीके से जो मैन्योर है वो अच्छे से क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। उसके बाद जब सोइंग, जब फसल उगाई जाती है, यानी कि बीज उगाए जाते हैं, उस समय भी ज़मीन को थोड़ा गीला किया जाता है, ताकि जो बीज हैं वो आसानी से अंदर चले जाएं। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा यहाँ पर कि किस प्रकार से प्लॉइंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। अगला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में फसल उगाने से पहले, यानी कि बीज उगाने से पहले, बड़े बड़े सॉइल के जो क्लम्प्स, जो मैंने अभी बताया आपको, बड़े बड़े ढेले रहते हैं सॉइल के, उनको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको क्या किया जाता है? इसको अलग अलग टूल्स के द्वारा ऐसा किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो। इसके लिए प्लो का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हू या फिर कल्टीवेटर, इनका उपयोग किया जाता है ताकि ढेलों को तोड़ा जा सके। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, द प्लो देख सकते हैं। ये प्राचीन पुराने किस्म का प्लो है जो कि बैलों के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन आजकल ट्रैक्टर्स आ गए हैं और ट्रैक्टर्स के पीछे लोहे के प्लॉज लगे होते हैं, जिनको बहुत ही आसानी से, जल्दी से उसको काम में लिया जा सकता है। आप देखिए ये जो पार्ट रहता है, ये अपर पार्ट, इसको बीम कहा जाता है। इसके बाद ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट, ये वाला। इसके बाद जो ये बॉटम पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द प्लो शेयर। तो ये है प्लो का अलग अलग पार्ट्स। अब प्लो, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम। प्लो का यूज़ कब से हो रहा है? बहुत पुराने समय से हो रहा है टिलिंग के लिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं क्रॉप्स को इसकी मदद से। फिर रिमूविंग द वीड्स को भी रिमूव किया जा सकता है सॉइल से इसकी मदद से, और सॉइल को टर्न भी किया जा सकता है ऊपर से नीचे। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ये लकड़ी से बना होता है और इसको खींचने के लिए बुल्स के पैर का यूज़ किया जा सकता है, या फिर कोई और एनिमल्स का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हॉर्सेज या कैमल्स, लेकिन ज़्यादातर इसमें बुल्स का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, और इसके अंत में एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है। आयरन की एक स्ट्रिप रहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसको कहा जाता है प्लॉ शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। इसका मेन पार्ट जो होता है बड़ा लॉग ऑफ वुड का टुकड़ा, यानी कि लकड़ी का लंबा टुकड़ा आप देखते हो ना, जो उस पर ऊपर रखे जाते हैं बैलों के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लॉ शाफ्ट। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके एक एंड पे एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज रिप्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और दूसरा जो पार्ट रहता है वो बुल की नेक पे जो बीम होती है उससे अटैच किया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। तो एक पेयर ऑफ बुल यानी कि दो बुल्स हों और एक इंसान हो तो वो आसानी से प्लो को चला सकता है। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नाउअडेज।
इंडिजिनस जो ये भारत का यानी कि देसी, ये हमारे देश का है, तो देसी ये जो वुडन प्लो है, ये लकड़ी का प्लो देसी तरीके से चलाया जाता था भारत में शुरू से। अब इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है किसके द्वारा? आयन के प्लोज के द्वारा, जिसकी हमने बात की, जो ट्रैक्टर के अंदर आसानी से यूज़ किया जाता है लगाकर। इसके बाद हो की बात करते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीट। ये एक सिंपल टूल है जिसका यूज़ क्यों किया जाता है? क्या करने के लिए? वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल, और सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन। इसके ऊपर बड़ी रॉड रहती है। किस चीज़ की रॉड होती है? वुड की होती है और आयरन की होती है, यानी कि या तो वुडन हो सकती है या फिर आयरन की भी हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। इसके एक एंड पे क्या फिक्स किया जाता है? एक प्लेट, आयरन की प्लेट फिक्स की जाती है जिससे खुदाई का काम किया जाता है। इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी एनिमल्स के द्वारा पुल किया, एनिमल्स इसको खींचते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको को बोलते हैं, ये देखिए इस तरफ से देखिए, यहाँ पर ये जानवर के ऊपर रख दिया जाता है। बीम जो है, एक जानवर इधर, एक बुल इधर, और ये देखिए ग्रिप है, इसको दबा दिया जाता है यहाँ से। ये हैंडल है और ये बेंट प्लेट है, एक प्लेट है। जब ये ज़मीन के अंदर जाएगी तो जितने भी वीड्स हैं वो ज़मीन से खोद कर बाहर निकाल देगी। अगला है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो यहाँ पर खेत के ये ट्रैक्टर के पीछे आप जो देख रहे हैं, इसको कल्टीवेटर कहा जाता है। आजकल प्लॉइंग का जो काम है ज़्यादातर कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है, और कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। और आजकल इसका यूज़ ज़्यादा हो गया है। इससे लेबर यानी कि मेहनत बचती है और समय की भी बचत होती है। तो ये है हमारे कल्टीवेटर। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर भी ये ट्रैक्टर है और पीछे ये जो पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द कल्टीवेटर। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। बने रहिएगा मेरे साथ अगले पार्ट के लिए। जल्दी आपको अगला पार्ट भी इसका मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, टिल देन, गुड बाय।